गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रघुवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डू एज डायरेक्टेड। आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। इसमें क्या होता है, जब डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन दिए रहते हैं और डायरेक्शन दिया रहता, उसके हिसाब से करना पड़ता। पहला क्वेश्चन है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या करना, हमें वॉइस बदलना है। तो जब कोई भी सेंटेंस दिया गया है और वॉइस चेंज करना है तो क्या होता है, हमें उस सेंटेंस का टेंस पता होना चाहिए। पहला काम, उस सेंटेंस का क्या पता होना चाहिए, टेंस। अब इसका पहले टेंस पता करो आप। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पहले सब्जेक्ट, फिर इज, फिर वर्ब में आईएनजी, ये सब कुछ टेंस में होता। तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सभी 12 टेंस की। तो ये जो सब्जेक्ट, इज, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। पहली बात हो गई कि हमें टेंस पता होना चाहिए। दूसरा, यदि हमें वॉइस चेंज करना है जिस भी वाक्य का, टेंस के अनुसार हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। हमें टेंस मालूम चल गया, उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब मालूम चल गई। अब हमें क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम जो भी वाक्य हमें दिया गया है पैसिव वॉइस में हम बदल रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाई आता है और फिर सब्जेक्ट। इतना आता है। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। जो वाक्य हमें दिया है पहले उसमें देखेंगे, ही है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग ये मेन वर्ब है, आईएनजी लगा इसमें, आ सॉन्ग ये है ऑब्जेक्ट। करेक्ट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको हमें जो हमें स्ट्रक्चर लिखा है पैसिव वॉइस का उसके हिसाब से सेट कर देना है। पहले क्या रखना हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, तो यहाँ पर आपने आ सॉन्ग रख दिया। दूसरा काम है हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हमने वाक्य का टेंस पता किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब मालूम कर ली, इज, एम और आर है। अब हमें इज, एम, आर में से ए सॉन्ग के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये भी पता होना चाहिए। तो एम किसके साथ आती है, एम केवल आई के साथ आती है। अब बचती है इज और अब बचती है आर। तो जो इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब पता कर रहे हैं हम ए सॉन्ग सिंगुलर है कि प्लूरल। जो ए सॉन्ग का मतलब एक गीत, एक गीत का मतलब सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आना है, इज, आ सॉन्ग इज। अब क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बीइंग भी होगा, आ सॉन्ग इज बीइंग। तो ऑब्जेक्ट रख गया आपका, हेल्पिंग वर्ब रख दी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब है सिंगिंग। ये कौन सा फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। इसका हमें थर्ड फॉर्म रखना, सिंग, सेंग और संग। तो यहाँ पर आ जाएगा संग। फिर क्या रखेंगे हम, बाई रख देंगे। अब वाक्य का सब्जेक्ट है ही, ये ऑब्जेक्ट तो केस में रखा जाएगा, ही नहीं, सब्जेक्ट तो रखना है यहाँ, लेकिन ही का ही नहीं रख देना क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट तो केस में चला जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट तो केस हिम होता है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बदल गया। बदला कैसे, हमने क्या किया, पहले हमने दिए गए वाक्य का टेंस पता किया। टेंस पता करने के बाद उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब पता की। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें स्ट्रक्चर याद किया कि ऐसा बनता है। उस स्ट्रक्चर के अनुसार हमने वाक्य को सेट कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट रखा तो ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब रख दी इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा संग, बाई, ही का हो गया हिम। सेकंड देखते हैं, ही डिड इट करेक्टली। ये सेकंड से, ही डिड इट करेक्टली, उसने इसे सही ढंग से किया, उसने इसे सही किया। अब देखो ये इसके क्या करना है, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें दिया गया वाक्य है उसकी वर्ब देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस सेंटेंस की क्या देखना है हमें, मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब पता कर ली हमने, डिड है।
अब हमें जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म पता करना है। पहला फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। डिड कौन सा फॉर्म है? डिड सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य के पहले रख देंगे डिड। सेकंड फॉर्म हो तो वाक्य के पहले क्या रखेंगे हम? डिड। उसके बाद क्या रखते हैं? सब्जेक्ट ही। फिर जो सेकंड फॉर्म था वर्ब का उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो पहले आ गया डिड, फिर ही, फिर इसको सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म किया डू। अब लिखेंगे इट और रख दिया यहाँ पर करेक्टली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव बनाया है। तो हमने इसका आंसर लिख लिया। आंसर कैसे आया फिर से समझो। ही डिड इट करेक्टली। जो वाक्य हमें दिया है, यदि हमें उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस वाक्य की मेन वर्ब को देखिए क्या है, या हेल्पिंग वर्ब को। हमने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसमें है मेन वर्ब, वह है डिड। अब डिड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, इसका आप फॉर्म पता करिए। ये जो डिड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यदि सेकंड फॉर्म है तो वाक्य के पहले डिड रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, उस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देना क्योंकि हमने डिड पहले रख दिया। फिर जैसे ही आपने वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में बदला, उसके बाद जो भी शब्द लिखे हैं उनको लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। परहैप्स शी इज आउट ऑफ स्टेशन। शायद वह स्टेशन के बाहर है। क्या करना हमें? करेक्ट मॉडल। इसमें चूंकि इसमें हमें मॉडल का प्रयोग करना है। कौन सा मॉडल? करेक्ट होना चाहिए। मॉडल कितने हैं? 13 शब्द हैं मॉडल। कौन कौन से हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, फिर नीड, डेयर, मस्ट, पर कौन से? यूज टू और आर्ट टू। इस हिसाब से क्या है कि जो मॉडल है उनमें से अब हमें इस वाक्य का सेंस पता करो। शायद वह स्टेशन के बाहर है। यह वाक्य क्या बताता है? यह जो वाक्य है वह है हमें बता रहा है संभावना। परहैप्स माने शायद, संभावना बताता। तो अब जो जितने भी मॉडल हैं वे उन मॉडलों में से कौन सा मॉडल क्या कर रहा है? संभावना बताता। तो जितने मॉडल, सभी मॉडलों में जो संभावना बताने वाला मॉडल है वो है मे। कौन सा है? मे। तो हमें मे का प्रयोग करना है। परहैप्स को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि परहैप्स माने शायद, क्योंकि हम मे लगा रहे हैं तो मे स्वयं बताता है पॉसिबिलिटी यानी संभावना, इसलिए परहैप्स को हटाएंगे। सबसे पहले आ गया सी। पहले यानी हम सब्जेक्ट रखेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा सी। सी के बाद में हम रख देंगे मे। अब रखनी पड़ती है मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है इज। और कोई वर्ब लिखनी नहीं। आउट ऑफ स्टेशन, स्टेशन के बाहर इज है। इज यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब जो इज है, इज बी का रूप है। इज किसका रूप है? बी का। सी मे बी। तो आपने सब्जेक्ट रख दिया, मे मॉडल रख दिया, इज माने बी रख दिया। अब क्या बचा? आउट ऑफ स्टेशन। तो आउट ऑफ स्टेशन को आप यहाँ पर रख देंगे। ये आपका मॉडल का प्रयोग हो गया। हमने इस वाक्य में मॉडल का प्रयोग कैसे किया? क्या है? हमने वाक्य को पढ़ा। वाक्य को पढ़ने के बाद उस वाक्य का सेंस पता किया, उसमें क्या भाव है। हमने देखा इस वाक्य में पॉसिबिलिटी बताई गई है। इसके बाद हमने मॉडल देखे। कितने मॉडल हैं? 13। सभी मॉडल को देखने के बाद वह कौन सा मॉडल है जो पॉसिबिलिटी बताता? तो वह मॉडल है मे। तो हमने इस वाक्य में मे का प्रयोग पता कर लिया कि मे यूज होगा। अब पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मे आया। मे के बाद में वर्ब आएगी। क्योंकि इसमें वर्ब इज दी गई, इज कोई मेन वर्ब नहीं है, वो बी का रूप है, इसलिए यहाँ पर बी मुख्य रूप में आ गया। आउट ऑफ स्टेशन लिख के हमने मॉडल का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। द शॉपकीपर हैज गॉट मच पेंसिल्स। क्या डायरेक्शन है? करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को सही कीजिए। देखेंगे सी में द शॉपकीपर हैज गॉट मच पेंसिल्स। ठीक है, हमें बात को सही करना। अब हम देखेंगे सही कहाँ हो सकता है। पहले सब्जेक्ट के स्तर पर देखा हमने, तो सब्जेक्ट के स्तर पर कुछ नहीं। अब हमने हेल्पिंग वर्ब देखी। क्या हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का एक सही रिलेशन है? क्या? हाँ, सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज करेक्ट है। इसके बाद में हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या इसमें थर्ड फॉर्म है? हाँ, आप लोगों को थर्ड फॉर्म दिया गया है। मतलब सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में कोई गलती नहीं है और मेन वर्ब में भी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है मच और जी लिखा है पेंसिल्स। अब गलती यहीं पर आ गई। यहाँ कैसे चल गया पता? जी लिखा है पेंसिल्स,
पेंसिल को आप गिन सकते हैं। मच का मतलब अधिक, मच क्वांटिटी बताता, मच जिस भी शब्द के पहले आता है उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ हमें मालूम चल गया कि मच जो शब्द है वो पेंसिल के पहले नहीं आ सकता, क्योंकि पेंसिल है काउंटेबल, मच अनकाउंटेबल को बताता है, इसलिए वह वर्ड चाहिए हमें जो काउंटेबल हो। तो मच के साथ में होता है मैनी, मैनी पेंसिल से यहाँ सही होगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी वाक्य सही करना है तो इस सब्जेक्ट के स्तर से देखते हैं। सब्जेक्ट है द शॉपकीपर, इसके साथ वर्ब क्या है, उस वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब है क्या, फिर अन्य शब्दों को देखते। तो हमें यहाँ पर मच के बारे में जानकारी मिली, तो हम लिख देंगे द शॉपकीपर, द शॉपकीपर हैज गॉट, मच का हो जाएगा मैनी, और क्या होगा यहाँ पर पेंसिल्स, ये हो गया अपन आंसर। नेक्स्ट है आई मेट ए गर्ल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। क्या करना, हमें दोनों को मिलाना है। आई मेट ए गर्ल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब दोनों में किस प्रकार से मिला जाएंगे, हमने देखा कि पहले वाक्य में गर्ल है, दूसरे वाक्य में भी गर्ल है, इसका मतलब दोनों वाक्य गर्ल के बारे में बता रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वाक्य किसके लिए है, गर्ल के लिए, दूसरा वाक्य भी किसके लिए है, गर्ल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे वाक्य को या पहले वाक्य को गर्ल के बाद में रख सकते हैं। अब हम दूसरे वाक्य को यहाँ पर रखने वाले हैं। अब देखो आप कि गर्ल क्या है, गर्ल व्यक्ति है, व्यक्ति है तो कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, या तो हु प्रयोग किया जाएगा, या हुम, या हुज। अब देखो जो दूसरा हमारा सेंटेंस है वह उसमें जो शब्द है वो कहाँ पर है, वो सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसका मतलब इसमें हु का प्रयोग होगा। तो अब हम कैसे लिख देंगे, देखिए हमने लिखा है आई मेट आ गर्ल, अब क्या लिखेंगे शब्द हु जैसे लिखा, अब हु जी गर्ल लिखा नहीं क्योंकि एक बार लिख चुके, अब यहाँ पर लिख देंगे इज ब्यूटीफुल, हो गया। अब देखो चूंकि इस गर्ल की आगे विशेषता बता दी गई, इसलिए जो गर्ल है अब क्या हो गई, निश्चित हो गई, इसलिए यहाँ पर ए हट जाएगा और दी आ जाएगा। आई मेट द गर्ल हु इज ब्यूटीफुल, मैं लड़की से मिला जो सुंदर है, बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा आई नो यू एंड योर ब्रदर। इसका नरेशन चेंज करना, नरेशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ही का जो बताओ आएगा, सेड टू किस में बदल जाएगी, टोल्ड में बदल जाएगी, यहाँ पर हर आ गया। चूंकि सेंटेंस सिंपल है इसलिए दैट आ गया। आई क्या होगा, कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, ही में, तो यहाँ पर आ गया ही। अब ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो नो है, जो रिपोर्टेड वर्ब ये भी बदल जाएगी। तो नो फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म न्यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसमें बदलेगा, ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो यू हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हर। नेक्स्ट है एंड योर भी सेकंड पर्सन है, वो भी इसी में बदलेगा, यहाँ पर हो गया हर, और लास्ट में क्या लिखा है ब्रदर, इसको हम लिख देंगे, जी बन गया। आई ही सेड टू हर आई नो यू एंड योर ब्रदर, ही टोल्ड हर दैट ही न्यू हर एंड हर ब्रदर। ये बदले कैसे, क्या होता है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कब बदलती, जब उसके साथ में ऑब्जेक्ट हो। कैसे बदलती, यदि से टू होता तो टेल में बदल जाती, सेस टू होता तो टेल्स में बदलती, क्योंकि यहाँ सेड टू है इसलिए टोल्ड में बदल दी गई। जी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, और वहां पर यदि ये सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव तो दैट लगा दे, हमने दैट लगा दी। अब ये है पर्सन, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, ये है फर्स्ट पर्सन, किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में, तो आई हटके ही हो गया। ये वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब, ये किसके अनुसार बदलती, रिपोर्टिंग वर्ब की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो ये भी बदल जाएगी, ये पास्ट टेंस है इसलिए नो का हो जाएगा न्यू। यू जिस सेकंड पर्सन है जी इस ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो यू हट गया हर आ गया। एंड योर भी सेकंड है, ये इस हर में बदल जाएगा, तो हर ब्रदर। इस प्रकार से हमने क्या किया, जो ये हमें वाक्य दिए गए थे डूएस डायरेक्टर वाक्य करने के लिए, इनको हमने सभी को बड़े आसान तरीके से समझा दिया। वहाँ जगह इसलिए छोड़ी गई थी कि शायद वहाँ हमें कुछ लिखना पड़े, पहले का भी लिखा है, बाकी का हम लिख सकते थे लेकिन लिखा नहीं, समझाते गए हैं। शायद आपको समझ में आ गया है, और आप यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सभी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।